तो हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बेटा, आपका सितंबर 2024 का सीए इंटर लॉ का पेपर यहाँ पर हो चुका है। पेपर के अगर रिव्यू की बात करें, मेरे हिसाब से बेटा पेपर एक डिसेंट लेवल का पेपर था। एवरेज पेपर ही मैं कहूंगा यहाँ पर। अबव एवरेज इस सेंस में हो सकता है कि पेपर में अब की बार कुछ ऐसे सेक्शंस के ऊपर सवाल पूछे गए थे जो जनरली बहुत ज्यादा फोकस इंस्टीट्यूट का नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेपर देखोगे, सब्जेक्टिव एमसीक्यूज मिलाकर आपका लगभग 11 से 12 नंबर का पेपर सिर्फ डिपॉजिट के चैप्टर के ऊपर आ गया। तो अब की बार कुछ ऐसे एरियाज पर भी इंस्टीट्यूट का फोकस रहा है जो जनरली इंस्टीट्यूट का फोकस एरिया नहीं होता है। एंड दैट इज द रीजन कि हम कभी भी सिलेक्टिव स्टडीज नहीं कर सकते। पर जिन भी एरियाज पर फोकस है, उसके जो भी क्वेश्चंस आए वो आपके ऑलरेडी डिस्कस थे। कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस थे पेपर में। मैं कोई भी ऐसा सवाल नहीं कहूंगा जो कॉन्सेप्चुअली आपका कभी डिस्कस हुआ ही नहीं था। एंड हम इस मामले में थोड़े से लकी रहे कि सितंबर अटेम्प्ट के लिए हमने एक सुपर 30 सेक्शंस की एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करी थी कंपनीज एक्ट के लिए। तो कंपनीज एक्ट का लगभग जो 60 नंबर का पेपर था, उसमें से 25 नंबर के पेपर में वो सेक्शंस क्लिक कर गए। बट बेटा, मैं फिर से वही केवीएट दूंगा जो बार बार देता हूं कि सीए जैसे कोर्स के अंदर आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। अगर आपको अपनी सक्सेस को अश्योर करना है और लॉन्ग रन में अपना करियर तरीके से बनाना है, तो आपको चीजों को इन डेप्थ और फुल कवरेज करते हुए चलना पड़ेगा। तो आज के इस पेपर का एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी किसी क्वेश्चन के ऊपर है, वो यहाँ पर डिस्कस हो जाएगी। एमसीक्यू का डिस्कशन में ऑलरेडी सेपरेट वीडियो के थ्रू अपलोड कर चुका हूं, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। वो सुपर 30 सेक्शंस की लिस्ट वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। पेपर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। तो जो भी रिसोर्स आपको चाहिए वो सब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो विद ऑल दिस आते हैं और पेपर को एक बार एनालाइज करना करते हैं स्टार्ट। तो बड़ा एमसीक्यू पेपर आपका आ चुका था। एमसीक्यू के पेपर में एक क्वेरी जो बच्चों की आई, उसको मैं इस वीडियो में एक बार कैटर कर देता हूं। तो एमसीक्यू में बड़ा एक एलएलपी बेस्ड क्वेश्चन आया था, जहां पर रेजिडेंसी की बात हुई थी कि मिस्टर ए बी एंड सी, तीन लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस आपको दिया गया था। क्वेश्चन में अनडाउटेडली एक एरर था। एरर क्या था बेटा? कायदे से एलएलपी के अंदर किसी भी पर्सन को रेजिडेंट तब माना जाता है जब आप उसका 120 दिन का स्टे देखते हैं। पर वो स्टे आप पिछले साल का देखते हैं, करंट ईयर का। अब क्वेश्चन कह रहा था ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब ये क्वेश्चन का एरर है। एरर किस वजह से? पहले किसी जमाने में एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए पिछले साल का स्टे देखा जाता था, पर फिर एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसने इस बात को बदल दिया था। अब इस एरर को अगर मैं इग्नोर नहीं करूंगा तो हम यहां पर कोई ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो हम मजबूर है कि ये मानते हुए कि एक एरर है और हम नॉर्मल स्टे के हिसाब से आंसर करेंगे। दैट इज वाई ऑप्शन बी ही यहां पर करेक्ट होना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन का टेक्निकल एरर ये जरूर है, इस टाइप का एरर ना हो तो बेटर रहेगा। कमिंग डाउन टू अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बात करें, एमसीक्यूज के तो सारे आंसर बेटा आपके लिए ऑलरेडी डिस्कस्ड है। सब्जेक्टिव पर अगर हम आए, क्वेश्चन वन आपका कंपलसरी था। मैं फटाफट से वीडियो में जाऊंगा, बहुत डिटेल में एनालिसिस नहीं करूंगा। यहां पर बेटा जो पहला आपका पार्ट नंबर ए आया था, ये आपका चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर पर बेस्ड था। वहां पर आपने एक सेक्शन 50 पढ़ा था, कॉल्स इन एडवांस। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि कंपनी ने अभी तक 50 रुपए 100 रुपए के शेयर के ऊपर मंगवा लिया था। उसके बाद कंपनी ने 30 रुपए की एक कॉल मनी मंगवाई है, और आज मिस्टर जीएच एक सब्सक्राइबर थे, इतने शेयर्स होल्ड कर रहे थे, पेड ऑल द मनी ड्यू ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम इन एडवांस। तो बेटा वो कॉल्स इन एडवांस पे कर चले गए पूरा 50 रुपया। तो बेटा एज पर सेक्शन 50 कंपनी कॉल्स इन एडवांस कब एक्सेप्ट कर सकती है? जब उसके आर्टिकल्स में पावर हो। और अगर उसने कभी कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट किया भी है तो उसके ऊपर कभी भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि उन्होंने अपने एडवांस के पैसे पर इंटरेस्ट भी मांगा, डिविडेंड भी मांगा। वोटिंग राइट वाली कोई बात है नहीं, तो लिख भी देंगे कि वोटिंग पावर तो नहीं मिलेगा, पर क्या वो इंटरेस्ट के लिए इंटाइटल्ड होंगे? बेटा इंटरेस्ट बिल्कुल मिल सकता है अगर आर्टिकल्स में पावर हो। हमने टेबल एफ की एक बात पढ़ी थी कि अगर टेबल एफ ऑथराइज कर रहा है उन्हें इंटरेस्ट मिल पाएगा। सर पर क्या वो डिविडेंड के लिए एंटाइटल होना चाहिए? द आंसर इज नो। रीजन बीइंग सेक्शन 51 कहता है अगर कंपनी के आर्टिकल्स परमिट करे तब कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है इन प्रोपोर्शन ऑफ द पेड अप वैल्यू। तो इसलिए उस केस में भी जो पेड अप वैल्यू होती है बेटा, वो पेड अप वैल्यू जो देखते हैं उसके अंदर आपका कॉल्स एंड एडवांस काउंट नहीं होना चाहिए। हालांकि इंस्टीट्यूट के एक एमसीक्यू में इंस्टीट्यूट ने स्टैंड लिया हुआ था कि कॉल्स एंड एडवांस के पैसे पर डिविडेंड मिलना चाहिए, पर मेरा स्टैंड आज भी क्लियर है कि कॉल्स एंड एडवांस के पैसे पर आपको इंटरेस्ट तो मिल सकता है, डिविडेंड या वोटिंग का अधिकार आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और अगला सवाल इसी के अंदर एक और एडिट था। एक और शेयर होल्डर थे, 15,000 शेयर होल्ड कर रहे थे, उन्होंने अपनी फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, और क्योंकि उन्होंने पहली कॉल का डिफॉल्ट किया तो डायरेक्टर्स को लग रहा है जी ये बाकी कॉल का भी डिफॉल्ट करेंगे, तो उन्होंने सारा का सारा पैसा सिर्फ इस एक शेयर होल्डर से अलग से मंगवा लिया। क्या ये ठीक है? द आंसर इज नो। बिकॉज सेक्शन 49 ने हमें क्या सिखाया था? कंपनी जब भी आप कॉल मनी मंगवाएंगे, एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर से यूनिफॉर्मली आपको मंगवाना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन आपकी बुक में भी है। तो इसलिए आप अगर इसकी एक कॉल ना ड्यू होने पर इससे बाकी सारा पैसा इंस्टेंटली मंगवा रहे हो और सबसे नहीं मंगवा रहे, तो इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। तो बड़ा सेक्शन 49, 50, 51 इन सेक्शंस पर क्लब होकर आपका एक सवाल आया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था भाई? Messrs. Wright Trading Limited is a company engaged in the trading of automobile spare parts. During the current financial year, Mr. J, the CFO, retired due to bad health. Company appointed Mr. C as the new CFO on verification. बेटा ये वाला जो क्वेश्चन आपका आया, ये आया था सेक्शन 131 पर बेस्ड, वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ द अकाउंट्स। आज तक क्वेश्चन ज्यादातर 130 पर बनता था, कंपल्सरी रिवीजन ऑफ अकाउंट। ये वाला 131 पर था। और यहां पर कह रहे जी क्या 21-22 के खाते यहां कंपनी वॉलेंटरीली रिवाइज कर पाएगी? तो बड़ा 21-22, 22-23, 23-24 इन 3 साल तक के खातों को वॉलेंटरीली रिवाइज किया जा सकता है, बिकॉज अंडर सेक्शन 131 3 साल तक के खाते वॉलेंटरीली आपको रिवाइज करने परमिटेड है। तो यहां पर ये चीज हो जाएगी, बिकॉज करंट ईयर अभी 24-25 चल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहे जी, ऑडिट वाले चैप्टर पर आपका बेस ये सवाल आया
कि आज एक ऑडिट फर्म है, उस ऑडिट फर्म का टेन्योर कंप्लीट होने वाला है रोटेशन की वजह से, तो क्या कंपनी एक दूसरी ऑडिट फर्म को अपॉइंट कर सकती है जिसमें पुरानी वाली ऑडिट फर्म का पार्टनर रिटायर करके ज्वाइन कर गया? तो द आंसर इज नो। ये सेम केस स्टडी हमने क्लास में डिस्कस करी हुई है कि जी कूलिंग पीरियड के दौरान ना तो सेम फर्म अपॉइंट हो सकती, ना कॉमन पार्टनर वाली फर्म, और अगर पार्टनर रिटायर कर चला जाए तब भी उस दूसरी फर्म को आप यहां पर अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। आते बेटा अगले सवाल पर। ये वाला क्वेश्चन आपका फेमा पर बेस्ड है, डिट्टो सेम क्वेश्चन आपकी बुक में है, सेक्शन 6 ऑफ द फेमा पर बेस्ड है कि एक पर्सन यहां पर पीआरओ आए थे, तो बाहर उनको जॉब मिल गई थी, बाहर जाकर सेटल हुए, बाहर उन्होंने कमाई करी, कमाई करके बाहर कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी। तो पहला सवाल यही पूछ रहा है जी, वेदर मिस रोज कैन परचेज द हाउस इन यूएसए एंड कंटिन्यू टू रिटेन इट इवन आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया। तो हमने एक बात समझी थी भाई कि आज के दिन में अगर आप पीआर आए हो तो आप अपने वो सारे एसेट करेंसी होल्ड करके रख सकते हो जो आपने उस समय कमाया था जब आप पीआरओ आए थे, या आपने किसी पीआरओ आए से उसे इनहेरिट किया है, तो बिल्कुल आप इसको होल्ड करके रख पाओगे। केस स्टडी फर्दर कह रही है जी उनका जो बाहर घर है वहां से उनको रेंट आता है, वो रेंट का पैसा उनका एक्यूमुलेट हुआ है, तो क्या उस रेंट के पैसे से वो एक और घर खरीद पाएंगी? बेटा सेम चीज के लिए मैंने क्लास में क्या कहा था कि वो खरीद तो पाएंगी सब्जेक्ट टू आरबीआई रेगुलेशंस। तो अगर आरबीआई उनको अलाउ कर देगा, बिल्कुल उस पैसे से उनको घर खरीदना अलाउ कर दिया जाएगा। तो सेम क्वेश्चन आपकी बुक में था। आते बेटा अगले सवाल पर। ये क्वेश्चन आपका प्राइवेट प्लेसमेंट पर बेस्ड है, ये सुपर 30 सेक्शंस की लिस्ट में भी आपको दिया गया था। प्राइवेट प्लेसमेंट हमेशा से एक इंपॉर्टेंट एरिया रहता है। क्वेश्चन सिंपली कह रहे हैं जी आज कंपनी को पैसा रेज करना है, बताइए जी प्राइवेट प्लेसमेंट से अगर पैसा रेज करना चाहे तो क्या फ्रेश ऑफर पर कोई लिमिट है एंड टाइम लिमिट फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी? इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेम क्वेश्चन आपका मई 24 में भी आया था जहां अलॉटमेंट की बातें करी गई थी। तो फ्रेश ऑफर पर लिमिट क्या है? अमाउंट की तो कोई लिमिट नहीं है, पर मैक्सिमम 200 ही लोगों से आप रेज कर पाओगे जिसमें क्यूआईबी और ईसॉप को काउंट नहीं करते। एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज की क्या लिमिट है? जब एप्लीकेशन मनी आएगा 60 दिन में आपको अलॉटमेंट करना है, वरना 15 दिन में पैसा रिफंड करना है, वरना 12% ब्याज के साथ पैसा लौटाना पड़ेगा। पर इंटरेस्ट लगता कब से था? बैक डेटेड 61st डे से। अगला क्वेश्चन बेटा वही डिपॉजिट्स के चैप्टर पर आ गया। तो इस पेपर में डिपॉजिट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा। तो एक कंपनी की नेटवर्थ आपको दे रखी है, टर्नओवर दे रखी है। नेटवर्थ क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा है तो ये एक एलिजिबल कंपनी हो गई है, और एलिजिबल कंपनी बिल्कुल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। पहला सवाल यही था। तो यहां पर आपको एलिजिबल कंपनी सेक्शन 76 की बातें लिखनी थी। एंड अगला सवाल ये पूछ रहे हैं जी कि आज जो कंपनी है वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना चाह रही है सिर्फ 4 महीने के इमरजेंसी बेसिस पे, तो क्या वो ऐसा कर सकती है? बेटा नॉर्मली डिपॉजिट्स का टेन्योर कितना होता है? 6 महीने से लेकर 36 महीना, पर आप इमरजेंसी बेसिस पर अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 3 महीने से 6 महीने के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। पर उस केस में डिपॉजिट्स का जो अमाउंट है 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम से ज्यादा नहीं होगा। तो क्वेश्चन में आपको पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस दिया हुआ था, उसका 10% हम कैलकुलेट कर दिखा देंगे। तो बड़ा अकॉर्डिंगली यहां पर अगर 10% हम देखें 31 करोड़ आएगा, इतने रुपए तक के डिपॉजिट वो एक्सेप्ट कर पाएगी। अगला सवाल क्या कह रहे हैं भाई? जीसीए पर बेस्ड आपका क्वेश्चन आया कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हेनेवर अ न्यू लॉ इज एनेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो किस दिन से फोर्स में आएगा? तो बड़ा सेक्शन 5 पर ये बेस्ड है, जिस दिन प्रेसिडेंट करते हैं साइन, और जिस दिन साइन करते हैं प्रीसीडिंग डे जब खत्म होता है उस मोमेंट से उसको फोर्स में आया हुआ माना जाता है। तो बड़ा अगला क्वेश्चन आपका सेक्शन 6 पर बेस्ड था कि इफेक्ट ऑफ रिपील क्या होता है? तो बड़ा इफेक्ट ऑफ रिपील से पुराने कानून में जो भी पेनल्टीज लगी थी, जो भी काम हुए थे, कुछ नया रिवाइव नहीं होगा, वही सेक्शन 6 की सारी बातें यहां पर आपको मेंशन करनी थी। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है बेटा ये आपका आया था, स्टार फर्निशिंग लिमिटेड 1 करोड़ की कैपिटल है, 10 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइडेड है। होम डेकोर लिमिटेड बेटा सेक्शन 19 पर बेस्ड ये सवाल है। क्लास में मैं चिल्ला चिल्ला कर थक जाता बेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सुपर 30 के लिस्ट में भी है बेटा। हर अटेम्प्ट के हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में ये सेक्शन तो आप लिख लीजिए। ये इतना फेवरेट सेक्शन इंस्टीट्यूट का, हर 1-2 अटेम्प्ट के बाद इस पर सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। तो यहां पर कह रहे हैं जी एक कंपनी के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। सब्सिडरी उस कंपनी में ऑलरेडी पहले से 60% होल्ड करे हुए है, जिसमें से 2% एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक्वायर किया गया था। बेटा डिट्टो सेम क्वेश्चन आपके बुक के सेक्शन 19 के साथ गिवन है, जाकर पढ़ लेना। डिट्टो सेम क्वेश्चन था। तो बेटा क्या वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कर पाएगी? द आंसर इज नो। क्या वो वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर पाएगी? तो बेटा जो 2% शेयर एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उस पर तो कर पाएगी, पर जो 5% शेयर सब्सिडरी बनने से पहले के खरीदे हुए हैं उस पर नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे जी आज ये मैं कहूंगा बेटा थोड़ा सा क्रिएटिव क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑफ अ काइंड, जो आज तक इंस्टीट्यूट ने नहीं बनाया। बारीक सा पॉइंट टेस्ट हुआ था, बट आई एम होपफुल आप टैकल कर गए होंगे। इस क्वेश्चन में हुआ क्या? कंपनी ने बेटा जो चार्ज क्रिएट किया था, चार्ज क्रिएट तो कर दिया 1 मार्च को, मतलब किसी से लोन लिया और उसके फेवर में एक मॉर्गेज 1 मार्च को क्रिएट हो गया, पर उस लोन का जो पैसा था वो कंपनी ने पैसा थोड़े से लेट रिसीव किया अगस्त में। तो जो चार्ज आपको 30 दिन में क्रिएट करना होता है बेटा, 30 दिन में चार्ज कब से क्रिएट होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन, या जिस दिन आपको लोन का पैसा रिसीव होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन। तो बेटा 1 मार्च से 30 दिन के अंदर चार्ज क्रिएट होना चाहिए था। और अगले केस में कंपनी का कह रही है
कि जी चार्ज क्रिएट करने की जिम्मेवारी मेरी क्यों हो, नहीं क्रिएट करने पर नुकसान तो बैंकर का है, तो बैंकर को खुद चार्ज रजिस्टर करना चाहिए, मेरी तो जिम्मेवारी नहीं है, तो मैं यहां पर लायबल नहीं होगी। तो इसका आंसर भी गलत है, कंपनी आप बिल्कुल लायबल हो। लॉ मेकर ने आपकी जिम्मेवारी ले डाउन करी हुई है कि आपको एक चार्ज रजिस्टर करना रहता है, तो कंपनी ये आपकी जिम्मेवारी है एज पर सेक्शन 77। हाँ, 78 ने चार्ज होल्डर को एक चॉइस दी हुई है कि कंपनी खुद ना करे तो चार्ज होल्डर आप जाकर चार्ज रजिस्टर करवा लीजिए, उस केस में आपकी फीस भी कंपनी रिइंबर्स करेगी, पर कंपनी की बिल्कुल जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी ना पूरी करने पर 86 में कंपनी पनिशेबल भी होती है। तो पहले सवाल का आंसर ये है जी, ट्रिगर पॉइंट क्या होगा चार्ज को रजिस्टर करने का, तो जिस दिन बेटा क्रेडिट अवेल किया गया दैट इज द ट्रिगर पॉइंट, एंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन सेक्शन 86 की पनिशमेंट यहां पर हम मेंशन करेंगे। आते बेटा अगले सवाल पर, explain the rule, yeah, rule which suggests the plain word requires no explanation and technical words need to be understood in technical sense। ये बेटा आपका रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड सवाल आ गया। तो बेटा लिटरल कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको यहां पर मेंशन करना है, सेम लाइंस आपकी बुक में भी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, आज एक कंपनी है करंट ईयर में उसे हुए हैं लॉसेस पिछले क्वार्टर तक, फिर भी वो इंटरिम डिविडेंड बांटना चाह रही है, तो बेटा बिल्कुल बांट सकती है, पर इन दैट केस इंटरिम डिविडेंड का जो रेट है वो पिछले 3 सालों के डिविडेंड के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होगा, और यहां पर ईयर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया, तो बेटा ये 3 रेट पिक करके आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। एवरेज यहां पर ऑब्वियसली 30% से कम आ रहा है, तो 30% का इंटरिम डिविडेंड तो कंपनी आप नहीं बांट पाओगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं जी, मेसर स्ट्रॉन्ग स्टील लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st of April 2010 with 10 partners। The LLP had a very good business and made considerable profit during the past year. Recently, due to obsolete practice, Messr Strong Steel Limited LLP started making loss, और आज बेटा उसने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी है 2021 से टिल डेट तक की, तो 2021 से वो एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करती आ रही। अब यहां पर करंट ईयर बताया तो नहीं गया, तो बेस्ट पॉसिबल प्रिजम्पशन अगर मैं 24-25 की ले लूं, बिकॉज 25-26 तो प्रिजम्पशन लेनी बनती नहीं, तो बेटा 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 ये 4 साल की एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल का अभी तक डिफॉल्ट है, तो बेटा क्या इस केस में सीधे कंपनी को अभी वाइंडिंग अप कराया जा सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि हमने क्या सीखा था बेटा, डिफॉल्ट आपका कम से कम होना चाहिए 5 साल का। यहां पर अगर आपको ध्यान हो, हमने निमोनिक भी पढ़ा था, सिफाज 5 साल का लगातार जब डिफॉल्ट होता है तब उसको वाइंड अप कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन तो बेटा मेरे ख्याल से जब हम सिलेबस करते हैं, सिलेबस की पहली या दूसरी क्लास से हम डिस्कस करते हुए चलते हैं कि जी डेफिनेशंस का क्या यूज होता है बेटा, उससे हम वर्ड्स को इंटरप्रेट कर पाते हैं जो लॉ में गिवन है, और कुछ डेफिनेशन वर्ड मीन से स्टार्ट होती है, एग्जॉस्टिव है, इंक्लूड से स्टार्ट होती है, इंक्लूसिव है, मीन्स एंड इंक्लूड है, एग्जॉस्टिव है, टू अप्लाई टू इंक्लूड है बेटा, इंक्लूसिव है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशंस के बारे में, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का बड़ा सिंपल सा मैं कहूंगा ये सवाल आपका आया था। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, संजना जॉइंड अ कंपनी नेम्ड एज डिजाइनर्स क्लॉथ इंडिया लिमिटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। In order to know more about the company, she want to inspect the books of account and minutes books of the board meeting held during the previous 3 years। तो बेटा आज ये एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, और एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो इंस्पेक्ट करना चाह रही हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी, और साथ में वो इंस्पेक्ट करना चाह रही हैं मिनट्स बुक ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 years। कंपनी इज कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिकॉर्ड्स एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस व्हिच इज मुंबई, वेयर संजना रिसाइड्स इन कोलकाता। देयरफॉर उन्होंने एक पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ऑथराइज किया है अवंतिका को, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और प्रैक्टिस करती है, कि आप जाकर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करिए। बताइए जी क्या वो ऐसा कर पाएंगे? तो हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था, एक डायरेक्टर को बिल्कुल बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने की पावर है एज पर सेक्शन 128। वो कंपनी की जो भी जानकारी रजिस्टर्ड ऑफिस पर अवेलेबल है उसे भी इंस्पेक्ट कर सकता है, फॉरेन ब्रांचेस से जो डेटा आता है उसको भी इंस्पेक्ट कर सकता है, और वो इंस्पेक्ट करने के बाद उसे फॉरेन से कुछ जानकारी और चाहिए तो वो कंपनी को बोलेगा और कंपनी वो जानकारी मंगवा कर देगी, पर वो जानकारी मंगवाने के लिए आप एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकते। दैट इज, एजेंट को आप नहीं अपॉइंट कर सकते टू सॉर्ट दैट इंफॉर्मेशन। पर साथ में हमने एक बात क्या सीखी थी, एक बार अगर एजेंट से एक बार अगर आपने जानकारी मंगवा ली है, क्या आप एजेंट से उसे इंस्पेक्ट करवा पाएंगे? द आंसर इज यस। बड़ा यहां पर आप उससे इसका इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, बस यू विल हैव टू मेक श्योर कि एजेंट शुड बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, वो इसको कॉन्फिडेंशियल रखे, इन चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो बड़ा यहां पर वखारिया का हमने केस भी डिस्कस किया था 128 के एंड में, पॉइंट्स टू पॉन्डर में, आई होप आपको याद आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं जी, 4 पार्टनर्स हैं एलएलपी के, इक्वल शेयर है प्रॉफिट एंड लॉसेस का। आज एक पार्टनर ने एग्री किया है कि उनको जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रिसीव होगा वो अपनी डॉटर एक्स को कर देंगे ट्रांसफर। तो बड़ा ये चीज हमने सीखी थी, ये चीज एलएलपी में आपकी अलाउड होती है कि एक पार्टनर अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो आगे किसी को ट्रांसफर करना चाहे तो कर सकता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी सॉरी भाई, तो क्या एक पार्टनर अगर अपना अधिकार किसी को ट्रांसफर करना चाहे प्रॉफिट रिसीव करने का, कर सकता है? कर सकता है, ये चीज उसको अलाउड होती है। और बेटा अगर एक पार्टनर ने अपना अधिकार ट्रांसफर कर दिया तो उसका ये मतलब है कि पार्टनर ने खुद को एलएलपी से डिसोसिएट कर दिया? द आंसर इज नो। और जिसको भी आपने प्रॉफिट रिसीव करने का अधिकार ट्रांसफर किया है, क्या वो इंसान एलएलपी की मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर पाएगा? द आंसर इज वंस अगेन नो। तो बेटा यहां पर हुआ क्या, जो जिनको भी हमने अधिकार ट्रांसफर किया था आज वो एलएलपी की मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने जा रही हैं, क्या वो इंटरफेयर कर पाएंगे? तो द आंसर इज नो। सेक्शन 42 ऑफ द एलएलपी पर बेस्ड ये सवाल आया। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं जी, एक
ऑफेंस आपने किया है जो दो कानूनों के अंदर कानूनों को ब्रेक कर रहा है, तो आप कहां पनिशेबल होंगे? आइदर ऑफ दोज एक्ट्स। तो बेटा किसी भी एक कानून में आपकी पनिशमेंट यहां पर आएगी। जीसीए का सवाल आया। मिस्टर पी बॉट अ कार फ्रॉम मिस्टर जी हु वाज हिज फ्रेंड। मिस्टर पी डिड नॉट चेक द कार और टेस्ट ड्राइव इट, और उन्होंने गुड फेथ में गाड़ी खरीद ली उन पर भरोसा करते हुए। बेटा यहां पर मैंने आपको क्या समझाया था? जीसीए के हिसाब से तो ये गुड फेथ है, पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए गुड फेथ नहीं होता। और पेपर में सवाल है तो दोनों बातें लिखना। आई होप आप दोनों बातें लिख करके आएंगे। तो सेक्शन 3 ऑफ द जीसीए पर बेस्ड ये सवाल आपका आया। एंड फाइनली बेटा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन में आपको एक इंटरनल चॉइस में मिलती है पार्ट नंबर ए में। ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया था, और ये क्वेश्चन आपका ईजीएम पर बेस्ड है, और इसका जो ऑप्शन में दूसरा सवाल है वो भी ईजीएम पर ही बेस्ड है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? बेटा ईजीएम के लिए हमने सेक्शन 100 में क्या सीखा था कि एक कंपनी अगर ईजीएम करना चाहती है वो ईजीएम कर सकती है इंडिया में कहीं पर भी, पर ये वाली बात अप्लाई नहीं करेगी एक ऐसी कंपनी पर जो वॉस है किसी बाहर वाली कंपनी की। तो इंडिया में एक कंपनी है जो किसी बाहर वाली कंपनी की वॉस है, तो उस कंपनी पर ये बात अप्लाई नहीं करती, वो दुनिया में कहीं पर भी ईजीएम कर पाएगी। और इस पर बेस्ड हमने ट्रिक क्वेश्चन भी करा था। उस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था? एक बाहर कंपनी है जो इंडिया वाली कंपनी की वॉस है, तो तब वो इंडिया वाली कंपनी पर ये बात अप्लाई नहीं करती। आई होप वो सारी बात आपको याद आ रही हो। इस क्वेश्चन में यही हुआ था। सेम क्वेश्चन आपकी बुक में था कि एक इंडियन कंपनी है सिल्क टेक्सटाइल, उसकी इंडिया में एक सब्सिडरी है प्रिंट लिमिटेड, और इंडिया के बाहर एक वॉस है। बाहर होगी तो होती रहेगी जी। जब तक सिल्क टेक्सटाइल खुद किसी की वॉस ना बन जाए, बाहर वाली कंपनी की वॉस ना बन जाए, वो इस एक्सेप्शन का फायदा नहीं उठा सकती। इसलिए बेटा इस कंपनी की ईजीएम तो कहां करनी पड़ेगी? इसको इंडिया में ही, दुबई में करना अलाउड नहीं होगा। और वह जो प्रिंट लिमिटेड है उसको भी अपनी ईजीएम करनी पड़ेगी इंडिया में ही। सर व्हाट अबाउट स्टिच लिमिटेड? मतलब अगर हम स्टिच लिमिटेड, अच्छा माय मिस्टेक, प्रिंट लिमिटेड बोथ दी सब्सिडरीज आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। माय मिस्टेक। तो बेटा जो प्रिंट लिमिटेड है वो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, तो क्या वो अपनी ईजीएम दुबई में कर सकती है? बेटा वो जहां मर्जी करे। जहां मर्जी क्यों करे? बिकॉज उसके ऊपर तो हमारा कंपनीज एक्ट नहीं लग रहा। आप एक चीज समझना, सिल्क लिमिटेड एक इंडिया की कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी प्रिंट लिमिटेड है, एंड स्टिच लिमिटेड है, दोनों की दोनों इंडिया के बाहर है। तो बेटा प्रिंट लिमिटेड और स्टिच लिमिटेड ये तो हमारे देश की कंपनी ही नहीं है, इन पर हमारा कंपनीज एक्ट नहीं लगता। ये जहां मर्जी चाहे अपनी मीटिंग कर सकती हैं। तो सेकंड पार्ट का आंसर तो आ जाएगा यस, प्रिंट लिमिटेड बिल्कुल आप कर पाओगे, बिकॉज आप तो हमारे देश के लिए कंपनी नहीं हो। पर बेटा क्या स्टिच लिमिटेड या सॉरी सिल्क लिमिटेड जो है वो इंडिया के बाहर जाकर अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कर सकती है? तो द आंसर इज नो। चलिए आते बेटा अगले सवाल पर। एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पेड अप कैपिटल 50 लाख है, 5 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। रमन के पास 50,000 शेयर इस कंपनी के, ही इज नॉट हैप्पी विद सोमनाथ। तो बेटा आउट ऑफ 5 लाख शेयर यहां पर रमन 50,000 दैट इज 10% शेयर कर रहे हैं होल्ड। सवाल ये पूछ रहे हैं जी आज ये कंपनी अपने एक डायरेक्टर के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, तो ये डायरेक्टर को रिमूव करना चाह रहे हैं। डायरेक्टर्स इस चीज का डिस्कशन करने को तैयार नहीं है, तो क्या रमन एक अकेले शेयर होल्डर यहां पर कंपनी की ईजीएम बुला सकते हैं? तो सेक्शन 100 पर ही बेसिक सवाल है। तो बड़ा 100 के अंदर ईजीएम बुलाने की पावर आपके पास कब होती है? जब या तो आप कंपनी की 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल होल्ड करते हैं या कम से कम 5 लाख रुपए की कैपिटल होल्ड करें। दोनों ही कंडीशंस यहां पर मीट हो रही है, बिल्कुल ही इज एलिजिबल टू कॉल द ईजीएम। और बड़ा अगर इनके कहने पर कंपनी ईजीएम ना करे तो बड़ा मेंबर या रिक्विजिशनिस्ट खुद से वो वाली मीटिंग कर सकता है। तो 21 दिन में कंपनी अगर मीटिंग बुलाने के लिए प्रोसीड ना करे, 45 दिन में मीटिंग ना हो, तो 3 महीने में मेंबर खुद से कर पाएगा। आई होप वो सारी बातें आपको याद आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन में आपका फॉरेन कंपनी पर बेस्ड आया। एक ब्यूटी कॉस्मेटिक्स कोरिया में इनकॉर्पोरेटेड है, चेन्नई में वो आज बिजनेस एक्टिविटी कर रही है। बेटा द मोमेंट ये कहा गया, पहले सवाल का जवाब तो है क्या वो फॉरेन कंपनी हो जाएगी? बिल्कुल, बिकॉज आज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, फॉरेन कंपनी तो है। आपको ये बताना है इस पर क्या कंपनीज एक्ट के ये चैप्टर की एप्लीकेबिलिटी होगी? तो बेटा सेक्शन 379 पर बेस्ड ये सवाल आ गया। और यहां पर हमने क्या जाना कि बेटा इस कंपनी के अंदर 10% मिस्टर एल एक इंडियन होल्ड कर रहे हैं, 20% भी एक इंडियन होल्ड कर रहे हैं, एंड 20% एक इंडियन कंपनी होल्ड कर रही है। तो इंडियंस ने मिलाकर 50% यहां पर होल्ड किया है। तो इन पर जो फॉरेन कंपनी का चैप्टर है सेलेक्टिव लगेगा या पूरा का पूरा लगेगा? बेटा पूरा चैप्टर लगेगा अलोंग विद ऑल दोस प्रोविजन जो सीजी करेगी नोटिफाई। और ध्यान रखना वहां पर हमने सीखा था कि एग्जैक्ट 50% पर भी सेक्शन 379 एक फॉरेन कंपनी पर लग जाता है। तो बिल्कुल इस पर कंप्लीट चैप्टर की एप्लीकेबिलिटी आएगी ही आएगी। ये क्वेश्चन भी क्लास में बहुत बार डिस्कस हुआ था। फाइनली फेमा पर बेस्ड एक सवाल है। आज एक इंडियन कंपनी है, उसने पास्ट में इंडिया को फॉरेक्स कमाकर दिया था एक्सपोर्ट्स के जरिए। आज वो बाहर कुछ डोनेशन देना चाह रही है, तो क्या वो ये डोनेशन दे पाएगी? तो बड़ा डोनेशन आप दे तो सकते हो क्योंकि आप डोनेशन दे रहे हो टेक्निकल रिसर्च के लिए, पर उस केस में आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। पर आरबीआई का अप्रूवल लेने की जरूरत कब नहीं होती? अगर आप डोनेशन कितना देना चाह रहे हो? 1% ऑफ द फॉरेक्स अर्न इन द पास्ट 3 years और $50 लाख विच एवर इज लेस। बड़ा यहां पर लेस वाली लिमिट लगेगी, तो पिछले 3 साल का इसका अगर हम फॉरेक्स की अर्निंग एग्रीगेट कर देखें तो 1 लाख, 2 लाख, 2,35,000, 2,40,000, तो $3,30,000 इसने पिछले 3 साल में कमा कर दिए हैं। इसका अगर हम 1% करेंगे तो बड़ा कितना आ जाएगा? $3,300।
तो इतनी डोनेशन या आरबीआई के अप्रूवल के बिना दे सकती थी, उससे ज्यादा देना चाह रही है, तो इस केस में इसको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बट दिस इज ऑल अबाउट आपका दिस पेपर। तो ये बहुत मैं कहूंगा फटाफट से पेपर का एक क्विक एनालिसिस मैंने किया है। प्राइमा फेसी बेसिस पर जो पेपर आया है उसको फटाफट से मैंने डिटेल एनालिसिस करके आपके लिए यहाँ पर वीडियो अपलोड करी है। किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट या कोई भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन आपको लगता है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। एंड आई एम होपिंग बेटा पेपर आपको एक डिसेंट लेवल का लगा होगा। इतना तो पेपर आपका सीए लेवल पर एक्सपेक्टेड होता है। बाकी आपका पेपर कैसा गया था, आपका क्या रिव्यू है पेपर के लिए, मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे को अगर एक रेटिंग देनी होगी पेपर को कि सर आउट ऑफ 10 डिफिकल्टी लेवल पर आप कहां रेट करेंगे, तो आई विल रेट इट समवेयर अराउंड 6 to 7। इतना मैं कहूंगा कि पेपर आपका यहां पर था। तो इतना पेपर आप टैकल कर सकते हो। इस पेपर में एग्जामिशन तो कहीं पर भी नहीं गई। देखते हैं वो 70, 80 या 90 का बेंचमार्क कितने बच्चे यहां पर क्रॉस कर पाएंगे। तो बड़ा विद दिस आई विल बी विशिंग यू ऑल द सक्सेस फॉर ऑल द फ्यूचर एग्जाम्स। अच्छे से अपनी तैयारी करिए एंड बढ़िया तरीके से अपने पेपर सॉल्व करिए। बड़ी जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।